आपके टीम के अंदर कोई सेल्स का बंदा है जिसकी सैलरी 20,000 है, तो अगर वो बंदा आपको 2 लाख का प्रॉफिट नहीं निकाल के दे रहा है ना, तो समझो कि आप जिस बंदे को 20,000 रुपये दे रहे हो वो आपकी कंपनी के लिए उतना वर्थवाइल वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। हो रहा है। आज मॉल कल्चर आ रहा है, यानी कि सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस वाइड हो रहे हैं कि एक ही मॉल होता है उसमें सब कुछ मिल जाता है। कि सलमान खान, आप खुद सलमान खान बनो ना, आप खुद अपने ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनो। आप सोशल मीडिया पे अपनी फोटो तो ऐसे ही डाल देते हो, है ना? और क्यों डालते हो वहाँ पे? आपको क्या लगता है आपने एक फ़ोटो डाल दिया तो आप बड़े वायरल? अरे आप वायरल हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस वायरल होगा ना तो पैसा आएगा। उस मॉडल जो है ना, फैमिली गवर्नेंस मॉडल, ये नेट का काम करता है। जैसे मानो कि आपने भी देखा होगा जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो आजू बाजू नेट लगाए जाते हैं। जी सर। और उसका कारण ये होता है कि ऊपर से कुछ चीज़ गिरे ना तो वो नीचे तक ना पहुँचे, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो कपची हो, चाहे इंसान हो। तो ये फैमिली गवर्नेंस मॉडल जो है ना, वो आपके रिश्ते जो है ना नीचे सबसे ज़्यादा होते हैं, जो आपके ग्राउंड में होते हैं, उसके ऊपर नेट लगा रहता है कि आप ऊपर से गिरोगे भी ना तो आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे हमारे क्लाइंट के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ड्यूरिंग द कंसल्टेंसी, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जिसके हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ सॉल्यूशंस दें अच्छा सा। जिसमें एक क्वेश्चन है सर कि जैसे कि हम कहते हैं कि सैलरी का इनटू कुछ अमाउंट होती है 10x 20x करके एक एम्प्लॉय का टारगेट बनाया जाता है कि मिनिमम टारगेट इतना होना चाहिए कंपनी में, फिर हम उनके ऊपर उनका इंसेंटिव प्लान करें, इतना तो उनको करना ही पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट है 10x 20x जितना भी है वो कैसे निकाले और प्रॉफिट कैसे काउंट करे उसमें से? देखो, हर बिजनेस की प्रॉफिट काउंट करने का और हर बिजनेस की चीज़ें काउंट करने का डिफरेंट मेथड है। हम पर्टिकुलरली कोई एक मेथड के ऊपर नहीं डिस्कस कर सकते। मैं आपको एक जेन्युइन मतलब जर्नल चीज़ें बताता हूँ कि कैसे। जैसे कि एज एग्जांपल आपके टीम के अंदर सेल्स में जो लोग भी हैं, तो आपकी टीम के अंदर जितने भी सेल्स में काम कर रहे हैं, तो आप उनकी सैलरी कैसे काउंट करो? या फिर कई बार लोग ये पूछते हैं कि सर मैं जो सैलरी पे कर रहा हूँ उस सैलरी के हिसाब से मुझे उसकी प्रोडक्टिविटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो ये सवाल लगभग जनरली बहुत लोगों का होता है। तो एक सेल्स का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। सपोज आपके टीम के अंदर कोई सेल्स का बंदा है जिसकी सैलरी 20,000 है, तो अगर वो बंदा आपको 2 लाख का प्रॉफिट नहीं निकाल के दे रहा है ना, तो समझो कि आप जिस बंदे को 20,000 रुपये दे रहे हो वो आपकी कंपनी के लिए उतना वर्थवाइल वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। क्योंकि एक सेल्स का बंदा जो होता है उसकी सैलरी मिनिमम, आप जो उसको सैलरी पे कर रहे हो उससे 20% या 10% या 10 टाइम या 20 टाइम आपके कंपनी को वो रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करके दे। क्योंकि सेल्स का ही बंदा वो ऐसा है जिसके ऊपर कंपनी की पूरी दारोमदार बनी हुई है। आज दूसरे डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, लेकिन सेल्स का एक बंदा ऐसा होता है जिसके ऊपर सारा का सारा रेवेन्यू जनरेशन का पूरा भार होता है। तो आप जिस सेल्स पर्सन को भी हायर कर रहे हो ना, उनको पहले से ही आप ये बता दें कि भी आपकी जो भी सैलरी है उसका 10x आपको कंपनी में रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम आपको इंसेंटिव प्लान करेंगे। तो आप जब एक सेल्स टीम को हायर करते हो तो इसको पहले से ही आप क्लियर करो। तो जनरली जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम 10x चलता है कि आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपने टीम को हायर किया है, आप उसको सैलरी पे कर रहे हो, तो वो जो सैलरी ले रहा है उसका कम से कम 10 गुना उसको रेवेन्यू जनरेट करके देना है। अगर मानो कि वो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको उसकी पोस्ट के हिसाब से उसकी सैलरी नक्की करनी होती है और टारगेट नक्की करना होता है। जैसे एज एग्जांपल किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा है। अब प्रोडक्शन 2 तरह का होता है। प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट होती है जिसकी वैल्यू हाई होती है, ठीक है, मार्जिन कम होता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसका मार्जिन ज़्यादा होता है लेकिन वैल्यू बहुत कम होती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके सेल्स टीम को, जैसे कि मानिए मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके जो जीजा जी हैं, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं। एक दिन उसके साथ मेरी बातचीत चल रही थी, तो ऐसे ही बातचीत में मैंने पता किया, उनसे बातचीत की, तो मैंने बोला आपका टारगेट क्या होता है, आप मंथली का कितना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरा मंथली का जो टारगेट होता है 5 CR का होता है, 5 करोड़ का मुझे हर महीने का टारगेट जनरेट करके देना होता है। और मैंने पूछा फिर आपको सैलरी कितनी मिलती है? तो उन्होंने बोला मेरी सैलरी 1,20,000 है। तो मतलब उनको 1,20,000 रुपये कंपनी उनको एवरी मंथ पे कर रही है, लेकिन उनसे वो 5 करोड़ का एवरी मंथ का वो रेवेन्यू जनरेट करवा रही है।
और उसके बाद में उनको इंसेंटिव या उनको बोनस या बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उनको वो टारगेट अचीव करने के बाद मिलता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो हाई वैल्यू वाली है लेकिन मार्जिन उनका कम है। तो इसीलिए कंपनी उनको 5 करोड़ का टारगेट दे रही है एवरी मंथ। तो इसी तरीके से हर कंपनी में आप जो सेल्स पर्सन को हायर कर रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कैसी है और मार्जिन कैसा है। उसके हिसाब से आप उसको 10x या 20x आप उसको अपनी सैलरी का टारगेट दे सकते हो और उसके बाद उसका इंसेंटिव प्लान कर सकते हो। और इसका एक मेथड और भी होता है कि भाई आप है ना सैलरी जो है, जैसे अधिकतर कंपनियां आप देखोगे तो वो कंपनियां क्या करती हैं कि फिक्स सैलरी जो होता है ना सेल्समैन की वो बहुत छोटी रखती है। उनका इंसेंटिव का साइज बहुत बड़ा होता है और इंसेंटिव का साइज बनाने के लिए वो स्लैब बनाते हैं। जैसे एज एग्जांपल मानो आपने किसी सेल्स पर्सन को रखा जिसकी सैलरी 20,000 आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका जो सेल्समैन है वो आके बोल रहा है कि सर मुझे 20,000 में नहीं चल रहा है, मुझे और भी अगर अर्निंग करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एज एग्जांपल होगा कि भी आप 20,000 के सामने आप 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करो आपकी सैलरी के लिए, फिर आपको स्लैब बना के दे दिया जाएगा। मतलब 2 लाख से अगर 5 लाख आप जाते हो तो आपको 2% या 5% आपको इंसेंटिव मिलेगा। 3 लाख का रेवेन्यू जो जनरेट आपने एक्स्ट्रा किया, फिर 5 लाख से 10 लाख जाते हो तो आपको उसके ऊपर 3% मिलेगा। अगर आप उसके ऊपर जाते हो तो उसमें 2% या 1%। तो इस तरीके से स्लैब बना दिया जाता है। तो आप जनरली जब टीम हायर करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी है जो बेचने के लिए मार्केट में मेरा सेल्स वाला जा रहा है। अगर हाई वैल्यू और कम मार्जिन वाला हो तो आप उसकी सैलरी कम रखो, उसका इंसेंटिव का स्लैब बना दो। और अगर आप सर्विस में हो जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वहाँ पर डायरेक्टली जनरेट हो रहा है रेवेन्यू और उसमें मार्जिन भी आपका ज़्यादा है और वॉल्यूम भी आपका अच्छा है, तो आप उसको उसकी सैलरी का मल्टीपल टाइम आप 10 गुना या 15 गुना या 20 गुना आप उसको टारगेट दे सकते हो। देन उसके बाद उसका इंसेंटिव प्लान आप करके दे सकते हो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सर कई बार इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट जो होती है वो बहुत बड़ी अमाउंट्स की होती है। जैसे अगर हम लेने जाए कंस्ट्रक्शंस में, तो अगर वो इंडस्ट्री में हम अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लॉट्स बेचने होते हैं तो वो लाखों में डील होती है, करोड़ों की डील होती है, जो वन टाइम में कभी पॉसिबल नहीं। वो बिकते हैं तो महीने में एक भी बिक जाता है या 2 भी बिक जाता है, Right. या तो 6 महीने तक कुछ नहीं बिकता है, बट बिकता है तो अच्छा खासा रेवेन्यू कंप्लीट करके दे देता है कंपनी को। तो उस टाइम पे अगर कंपनी कोई नए सेल्समैन को हायर कर रही है ये सेल आउट करने के लिए, मान लीजिए वो फ्रेशर है या फिर कोई अदर इंडस्ट्री से आया है हमारे पास जिनके पास 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, Right. तो बट हमारे लिए वो इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में 2-3 महीने या फिर 6 महीने कुछ रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे पाएगा। तो उस टाइम पे उनके रेवेन्यू स्लॉट्स कैसे होने चाहिए? राइट। जनरली जैसे कि एक हमारे क्लाइंट है, उनके हम कंसल्टिंग कर ही रहे हैं, तो उनके साथ ये डिस्कशन हो रही थी। तो जैसे कि रियल स्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे रोज नहीं बिकता है, राइट, लेकिन बिकता है तो बहुत बड़ा अमाउंट आता है। तो उनके साथ में ऐसे बातचीत है तो उनके यहाँ पर लगभग उन्होंने कुछ 100 के आसपास उन्होंने अपनी सेल्स टीम बनाई हुई है, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि सर रियल स्टेट के अंदर हम जब हायर करते हैं ना तो हम एक बेसिक सैलरी पे हायर करते हैं, और बेसिक सैलरी मतलब कि जिससे उसका घर का खर्चा चल जाए। जैसे 8,000, 10,000, 15,000 रुपए के अंदर हम उनको हायर करते हैं। तो अगर वो मानो हमारे वहाँ पे 2 महीना 3 महीना कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे तो भी हमारा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो वो 2 या 3 महीने के अंदर वो ट्रेंड हो जाते हैं। तो 2-3 महीने के बाद ट्रेंड होने के बाद में जब वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक भी अगर उनका प्लॉट बिकता है तो उस प्लॉट के ऊपर उन्होंने इंसेंटिव सेट करके रखा है। मतलब बेसिक सैलरी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन आप अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो आप अपने जो सेल्स है उसको आप ग्रो करो। तो बेसिक के ऊपर, और जनरली इस इंडस्ट्री में जो भी पर्सन आता है, जो भी एज अ सेल्स पर्सन आता है, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ वो सैलरी को लेकर नहीं आता, या सैलरी को ध्यान में रख के वो कभी भी रियल स्टेट में एंटर ही नहीं होता है, क्योंकि सैलरी उसमें बहुत कम है, वहाँ पर इंसेंटिव बहुत बड़ा है। जैसे हम एक कंपनी का काम कर रहे थे, एक डेवलपर थे, उनका काम कर रहे, तो उनके वहाँ पे हमने एक सेल्स पर्सन हायर किया। तो सेल्स पर्सन के साथ में बातचीत हुई तो हमने बोला भाई आपकी क्या सैलरी की एक्सपेक्टेशन है। बोले सर सैलरी की एक्सपेक्टेशन तो आप जो मेरे को दोगे वही है, मेरी इंसेंटिव की एक्सपेक्टेशन है, तो इंसेंटिव में आप मुझे कितना दोगे आप बताओ। तो जनरली रियल स्टेट में जो लोग आते हैं वो इंसेंटिव उनका बड़ा होता है। जैसे कि अभी हमने एक कंपनी का ट्रेनिंग किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एज 22 साल 24 साल की एज थी, लेकिन महीने का वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो कमा रहे थे।
तो वो उनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख रुपए नहीं थी, उनका इंसेंटिव था, उनकी सैलरी तो 15,000 ही थी। तो इंसेंटिव बेस हायर करो, आपके वहाँ पर सैलरी जो है वो मिनिमम रखो ताकि आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़े। और रियल स्टेट में ये बात हमेशा ध्यान रखी जाती है कि रियल स्टेट में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए शुरू होता है। एज एग्जांपल, आप प्लॉटिंग कर रहे हो, आपने कहीं पर ज़मीन खरीदी, वहाँ पर आपके पास में 100 या 200 या 500 प्लॉट आपने बनाए, तो 500 प्लॉट आप कितने साल में बेचोगे? आप 6 महीने में या 2 महीने में नहीं बेच पाओगे। तो आपको कम से कम वहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल का आपको टाइम लेकर चलना पड़ेगा। तो आपने वहाँ पे जो सेल्स टीम हायर की है, तो अगर आप उनको 40,000 50,000 लाख रुपए की सैलरी पे हायर करोगे तो आप उनको पे ही नहीं कर पाओगे, और उनको आप अकेले बेच भी नहीं पाओगे। तो आपको टीम भी चाहिए और फिक्स कॉस्ट भी आपको नहीं बढ़ाना है, तो आप उनको मिनिमम वेजेस के ऊपर हायर करो फिक्स में, और उनका इंसेंटिव उनको हाई दे दो ताकि उनका फिक्स जो है वो आपके ऊपर बर्डन ना आए और उनका खर्चा निकल जाए, लेकिन उनको कमाने का मौका इंसेंटिव से मिले। तो इंसेंटिव बेस ज़्यादा रखो। तो वहाँ पर आज समझो ना, आज पूरे लगभग पूरे इंडिया भर के अंदर हर जगह पर रियल स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है, कहीं ना कुछ नई चीज़ हो रही है। तो वो सब बेचने वाले कौन है? वो सब यही लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, वहाँ के सेल्स की टीम होती है। तो उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा उनकी फिक्स सैलरी बहुत कम है, इंसेंटिव बहुत ज़्यादा, और उसके कारण वो लोग है ना रियल स्टेट में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे इंसेंटिव का मार्जिन जो है बहुत बड़ा होता है और वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग। आज कितने सारे ऐसे हम लोग जानते हैं कि कितने सारे ऐसे ब्रोकर, पहले उन्होंने एज अ ब्रोकर शुरुआत किया या सेल्स शुरुआत किया, आज के टाइम पर वो खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी उन्होंने चालू कर दी है और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इंसेंटिव बेस हाई रखो और मिनिमम जो सैलरी है उनकी उसको उतना मिनिमम कर सकते हो, तो आपका फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से हायर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था क्लाइंट का कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेडिट बढ़ गई है और हम पेमेंट के लिए फॉलोअप्स भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसके अलावा मार्केट में हमें करनी ही पड़ती है ड्यू टू मार्केट में बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडस्ट्रीज के बाकी सब लोग हैं जो क्रेडिटेबिलिटी देते हैं, बट हमें वो ब्रेक करना है, हमें नहीं करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी फ़िलहाल है ना, रिसेंटली दिवाली के पहले हमने एक कंसल्टेंसी करनी शुरू की। एक कंपनी है टेक्सटाइल के अंदर, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, 40-50 करोड़ का बिजनेस है। उनके साथ में मैं बैठा था, तो उन्होंने बताया कि सर हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना ये पहले से ही चल रहा है, क्रेडिट हमारे वहाँ पर पहले से चल रहा है, हमारे वहाँ पे धाराएं चलती है ना, 30 दिन की धारा, 45 दिन की धारा, 90 दिन की धारा, 120 दिन की धारा, 180 दिन की धारा। मतलब आज आपने जो माल दिया उसका पैसा आपको 6 महीने के बाद आएगा। तो बोले ये मार्केट का ट्रेंड है, सब लोग मार्केट में करते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल सिंपल सा पूछा, सर कहाँ पर ये लीगलाइज है, मतलब कहाँ पर ऐसा लॉ बना है कि आप इंडस्ट्री के अंदर आप ये धारा के हिसाब से ही चलोगे, इसका कहीं लॉ बना है? बोले नहीं सर, लॉ नहीं बना, लेकिन मार्केट में सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मानो शराब या दारू जो है, अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, 99 लोग दारू पी रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ दारू अच्छा है कि बुरा है? सर बुरा है, ऑब्वियसली बुरा है। 99 लोग पी रहे हैं सर खराबी है सर, हेल्थ के लिए है ना, खराबी है ना। बस यही चीज़ तो हम बिजनेस में नहीं मानते कि अगर कोई मार्केट के अंदर गलत चीज का प्रैक्टिस कर रहा है, भले पूरा मार्केट कर रहा है, वो खराब है मतलब खराब है। तो आप है ना, ये जो क्रेडिट वाला जो सिस्टम है ना, ये क्रेडिट वाला सिस्टम आप क्यों फॉलो कर रहे हो? बिकॉज 2-3 चीजें आपने नहीं की। पहली चीज तो आपने ब्रांड वगैरह कुछ बनाई नहीं, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है नहीं, आपके पास कोई यूनिक चीज़ है नहीं, आपकी मार्केट में मोनोपोली है नहीं, आपकी सर्विस उस तरीके से है नहीं। तो ये सारी चीज़ों में से कहीं पर भी आपकी यूएसपी नहीं है, तो आप क्या करते हो कि भाई मार्केट में सब क्रेडिट दे रहे हैं तो मैं भी क्रेडिट दूँ। तो आपके पास जब तक आपकी कोई यूएसपी नहीं होगी ना, कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको आपकी उस यूएसपी के लिए, जो आपकी खासियत है उसके लिए आपको एडवांस पैसा या आपको कैश दे सके, जब तक आपके पास कोई ऐसी यूएसपी नहीं है, आप मार्केट का ट्रेंड ही फॉलो करोगे। आज समझो हम सूरत में बैठे हुए हैं, सूरत के अंदर तकरीबन 1 लाख के आसपास दुकानें हैं, ठीक है, टेक्सटाइल की। अब 1 लाख दुकानों के अंदर लगभग मुझे जहाँ तक आइडिया है ना, जितने लोगों को मैं मिला हूँ, 99% लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और ये ट्रेंड को फॉलो कैसे कर रहे हैं समझो, इसकी 2-3 चीज़ें हैं
कि सबसे पहले तो जो दुकान लेकर बैठे हैं ना, उन लोगों ने आलस बस ना, मतलब आलस में आकर अपना बिजनेस आढ़तिया को दे दिया है। एज एग्जाम्पल, पूरा मार्केट का इकोसिस्टम कैसे काम करता है? एक आढ़तिया होता है, उसके पास में क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग सिटी के, अलग अलग स्टेट के उसके पास क्लाइंट्स होते हैं। तो वो आढ़तिया ना एज अ मैन्युफैक्चरर या आप एज अ दुकान लेकर बैठे हो, तो आपके पास वो क्लाइंट लेकर आता है और आप उसको कमीशन देते हो, ठीक है? तो आढ़तिया का बिजनेस हो रहा है। अब आपके बिजनेस को वो आढ़तिया कंट्रोल कर रहा है। जैसे एज एग्जाम्पल, उसके पास क्लाइंट है और आपके जैसे 10 दुकानें हैं मार्केट में उस बंदे के पास, उस आढ़तिया के पास। तो पता है वो क्या सोचता है कि मैं क्लाइंट लेकर आ रहा हूं, तो मुझे जो अच्छा कमीशन देगा ना, उसी की दुकान पे क्लाइंट को लेकर जाऊंगा। अब इस चक्कर में आप क्या करते हो? आढ़तिया का आप है ना आओ भगत करने में लग जाते हो। अरे उसके साथ मेरे को रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, मुझे है ना उसको खुश रखना पड़ेगा, मुझे उसको ना इंसेंटिव ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे उसको ना कुछ एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा। और आप इस चक्कर में आढ़तिया को खुश करने में लगे हुए, और आढ़तिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। उसके पास क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट उसी के पास लेकर जाएगा जो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, और आप है ना उसको खुश करने में लगे हुए। तो आपका पूरा बिजनेस वो आढ़तिया कंट्रोल कर रहा है। आप आढ़तिया को बीच में से निकाल कर आप खुद ब्रांडिंग करो ना अपनी, आप अपना खुद का मार्केटिंग करो, खुद अपनी एक ब्रांड बनाओ, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो मोनोपोली लेकर आओ, आपकी सर्विसेज में वो मोनोपोली हो गए। हम एक कंपनी की कंसल्टिंग कर रहे थे, तो उनके साथ में ऐसे जब बातचीत हुई तो पता चला कि सर आप टूर पे कब जाते हो? तो बोले सर मैं टूर पर नहीं जाता हूँ, मेरा आढ़तिया है, मेरे वहाँ पे क्लाइंट लेकर आता है। तो मैंने बोला सर अगर मानो कि आपका बिजनेस अभी 2.5-3 करोड़ का है, अगर इसको मेरे को 10 करोड़ पे लेकर जाना है तो क्या चांसेस है? बोले सर वो तो आढ़तिया क्लाइंट लाएगा या मार्केट में कुछ ऐसा बूम होगा तो मेरे वहाँ पे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो मैंने बोला फिर तो आपका बिजनेस कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस आढ़तिया के पास है। तो हमने उनको बोला कि आप एक काम करो, हर 3 महीने में टूरिंग करना शुरू करो, ठीक है? आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है? बोले सर हमारे वहाँ पर यूपी में जाता है, बिहार में जाता है, राजस्थान में जाता है, झारखंड में जाता है। तो इन लोगों के साथ जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जाती है, क्या उनसे आप मिलने जाते हो? आप उनके साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट में हो? बोले नहीं सर हमारा तो डायरेक्टली आढ़तिया के साथ है और आढ़तिया को कांटेक्ट है। बोला जिस दिन आढ़तिया ने ऐसा बोला कि आप मेरे को 2 पर्सन की जगह 3 पर्सन दोगे तो ही मैं आपके वहाँ क्लाइंट लेकर आओगे, तो आप क्या करोगे? बोले सर देना ही पड़ेगा। तो आपका प्रॉफिट कहाँ आएगा? आपका धंधा कहाँ बड़ा होगा? तो हमने उनको सजेशन दिया कि आप है ना आढ़तिया को, चलो आपका जो चल रहा है उसको एज इट इज चलाओ, पैरेलली एक अपना मार्केट बिल्ड करो और उसके लिए आप टूर पर जाओ। आप अपने क्लाइंट्स के पास जाओ, उनको मिलो, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप सैम्पलिंग करो और उनको इनवाइट करो। और जब वो आते हैं ना सूरत के अंदर प्रोडक्ट की परचेजिंग, तो उनको सर्विसेज दो। कैसी सर्विसेज दो? जैसे कि आपके वहाँ से आ रहे हैं तो उनके लिए होटल की बुकिंग आप कर दो, वो आपकी दुकान पर इजीली आ जाए तो उनके लिए पिकअप ड्रॉप की आप फैसिलिटी दे दो, आप उनके साथ लंच खुद करो। प्लस उनको हमने ये चीज़ बताई कि जब कोई बंदा बाहर से आता है तो सुबह में वो क्या सोचता है कि होटल में फटाफट मैं रेडी होकर सुबह से मैं काम शुरू कर दूं। तो हमारे वहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट जो है ना, जनरली 11 बजे के बाद दुकान लोग खोलते हैं। हमने बोला आप आपका क्लाइंट आए सुबह में 9 बजे खोलो, ताकि आपका क्लाइंट आपके वहाँ पर पहले आकर उसका पूरा काम कंप्लीट करके उसको और भी कोई काम हो तो वो निपटा लेगा, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट को वो सर्विस दो जो आढ़तिया को दे रहे हो, ताकि वो क्लाइंट आपके साथ डायरेक्टली अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो आपका जो बिजनेस है उसके ग्रोथ करने के चांसेस, क्योंकि आपका 2 या 3% का कमीशन बच गया। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर आढ़तिया हमारे बीच में, तुम्हारा पेमेंट सिक्योर रहता है ना, हमारा पेमेंट सिक्योर रहता है। सर समझो रिस्क तो हर जगह है ना, कल को आढ़तिया चला गया यहाँ वहाँ तो आप क्या करोगे? तो वो रिस्क तो वहाँ पर भी है, लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल सोर्सेस हैं, समझो आपके 10 क्लाइंट यूपी में हैं, 10 क्लाइंट आपके वहाँ पे बिहार में हैं, 10 क्लाइंट आपके राजस्थान में हैं, 10 क्लाइंट आपके झारखंड में, तो आपके पास 40 क्लाइंट हो गए। तो 40 में से 4 को अगर आपने निकाल दिया या 4 लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया तो आपके पास बाकी 36 तो है ना, लेकिन 4 ही आढ़तिया आपके पास है और उन चारों ने आपके साथ में कुछ कर दिया तो रिस्क आपका यहाँ ज़्यादा है। तो आप फील्ड वर्क करो, आप फील्ड पे जाओ, टूर पर जाना शुरू करो और
उन्होंने टूरिंग करना शुरू किया और मुझे जहाँ तक आइडिया उनके बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ आया। इवन कई बार क्लाइंट ये पूछते हैं सर हम माल तो बहुत टाइम से ले रहे हैं लेकिन जो ऑनर है ना उनको हम जानते ही नहीं है। मैं राजकोट में एक कंपनी के साथ में काम कर रहा था, ज्वेलरी की कंपनी है, काफ़ी बड़ा उनका बिज़नेस था। तो उनके साथ में बातचीत हुई तो बोले सर हमारा बिज़नेस बहुत पुराना, हमारे साथ में लोग हैं ना 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन 20 साल से मेरा मेरा माल तो ले रहे हैं लेकिन मेरे साथ में कभी मिले नहीं। तो मैंने उनको बोला दिवाली का टाइम है सर, दिवाली के बाद में सब लोग है ना लगभग रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा, तो आप है ना टूर पे निकलो, आपकी गाड़ी के अंदर 8 मतलब थोड़ी गिफ्ट भर लो, आप कुछ नहीं तो ट्रॉफी भर लो, आपके कुछ आपकी कंपनी का कुछ आप डालो और जितने भी आपके क्लाइंट हैं ना उनको एक लाइन से सिर्फ मिलना शुरू करो कि भाई बस बड़े टाइम से आपके वहाँ मिलने नहीं आया था तो सोचा मिल लेते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में 20-25 साल से जुड़े हुए हो तो एक बार मिल लेते हैं। आप मानोगे नहीं, उन्होंने मिलना शुरू किया ना, कितने सारे क्लाइंट के बारे में वो मुझे बता रहे थे, बोले सर उन्होंने मेरे साथ में ऐसा ट्रीट किया उनको कि उनको ऐसा फील हो रहा था मेरे घर पे भगवान आए हैं। बोले सर ये चीज़ें ना जब मैंने महसूस की तो मुझे ऐसा लगा कि यार इन तक पहुंचने में मैंने कितनी देर की। आपके साथ 20-20 साल से वो काम कर रहे हैं और आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो तो लॉयल है, आप लॉयल नहीं हो। और ये तो उनकी अच्छाई है कि वो आपके साथ जुड़े हैं। जिस दिन आपसे बढ़िया उनके पास में कोई प्रोडक्ट आ जाएगा तो वो आपको शिफ्ट कर देंगे, तो आपका धंधा कहाँ जाएगा। तो उस दिन का वेट मत करो, वो रिलेशन बना के रखो, निकलो मार्केट में, टूर करो, मिलो क्लाइंट से, ताकि जब खराब परिस्थिति आपके बिजनेस में आए ना तब वही लोग आपके बिजनेस को संभालने के लिए खड़ा रहे। और वो तभी हो पाएगा जब आपने रिश्ते बनाए हुए। एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का किसी ने होर्डिंग बनाया था कि जब खराब परिस्थिति आती है ना, समझना, तो जब खराब परिस्थिति आते हैं तो आपका नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब आपके साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ आपके संबंध ही आपके काम आते हैं। तो संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ में। और आज ये जो टेक्सटाइल मार्केट का पूरा इकोसिस्टम है ना, वो इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि क्लाइंट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो दुकान लेके बैठे हैं, वो अपने क्लाइंट के साथ में सीधा संपर्क में नहीं है। और इस कारण से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जो है ना वो उतना ग्रो नहीं हो पा रहा जितना ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ में संबंध बना के रखना। और पैरेलली एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है ब्रांड बनाना। लोग उधार इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। आपकी प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि आपकी क्वालिटी शायद हो सकता है अच्छी ना हो, या तो हो सकता है कि आपकी सर्विस अच्छी ना हो, या हो सकता है कि आपने उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग सही से ना की हो। तो आप एक बार ब्रांडिंग करो ना, मार्केटिंग करो ना, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा ना, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, तो वो आपसे उधार मांगेंगे ही नहीं। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप उधार दे रहे हो ना, समझना, अगर आप उधार दे रहे हो ना तो 100% श्योरिटी है कि आपकी प्रोडक्ट या तो अच्छी नहीं होगी या तो आपने उसके बारे में लोगों को बताया नहीं होगा। और यही कारण है कि आप उधार दे रहे हो। तो आपके उधार देने का कारण मार्केट नहीं है, आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने आलस बस ये सारी चीज़ें नहीं की। आप ब्रांडिंग करना शुरू करो, आप एक मार्केट में अच्छी ब्रांड बनाओ, मुझे नहीं लगता कि आपको उधार देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप आराम से अपने बिजनेस को जब चाहो जैसे चाहो आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा क्लाइंट से ले सकते हो, लोग देने के लिए तैयार हैं। समझो, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या? क्लाइंट है ना पैसा देने के लिए तैयार है, आप मांगते नहीं हो, क्योंकि आपको भी पता है मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। मेरे जैसे मार्केट में 1000 लोग मिल जाएंगे इसको सर्विस देने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, यार लेकर जाए ना, भले 1 महीने बाद पैसे में रहा है। तो हम खुद जानबूझ के उधार देते हैं। तो मार्केट में अगर आपकी उधारी है, आप उधार दे रहे हो, तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर, आपको अपने ब्रांड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। शायद आप उधार देना बंद कर दोगे और लोग आपको पैसा ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एकदम सही कहा सर, आपकी बिजनेस में रिलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। वही सर चूक हो जाती है तो इसके कारण हम कस्टमर तक पहुंच नहीं पाते हैं सर। सर एक क्वेश्चन ये भी आया था सर कि जैसे आज कहते हैं ना सर कि चेंजिंग बहुत हो रहा है, आज मॉल कल्चर आ रहा है, यानी कि सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस वाइड हो रहे हैं कि एक ही मॉल होता है उसमें सब कुछ मिल जाता है। इवन कहते हैं सर होलसेलिंग होता है या फिर कुछ भी आप ले लीजिए, तो एक साथ में बहुत सारी शॉप्स होती है, कॉम्पिटिटर्स, एक ही मॉल में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इकट्ठे हो जाते हैं। राइट। तो उसमें क्या होता है सर कि जो कस्टमर को सामने दिखता है वही
वहीं पे वो जाता है और ले लेता है, पीछे तक जाने की वो ट्राई ही नहीं करता है। जैसे मान लीजिए एक मॉल में मेरी शॉप है और मेरे खुद के कपड़ों की दुकान है, अब वो पीछे है, यानी कि आगे जो शॉप है कस्टमर पहले वही प्रेफरेंस देता है, मेरी शॉप तो पीछे है, तो उसमें कस्टमर आते ही नहीं है। तो वहां तक, मेरी शॉप तक कस्टमर पहुंचे, मेरी चीजों को वो पसंद करे, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखो, ये ज़माना पहले हम कहते हैं ना, आप 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर आप ये कहो कि मेरी दुकान आगे नहीं पीछे है इसलिए मेरा धंधा कम है, तो 10 साल पहले आप ये कहते ना तो मान सकते थे। आज नहीं, आज आपकी दुकान कहाँ है मैटर ही नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। आज सबसे बड़ी चीज़, लोग आपके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। कई सारे दुकानों को मैंने देखा है मेन रोड पर हैं लेकिन धंधा उनका कुछ नहीं है, और कई सारी दुकानें बेसमेंट में चल रही है, लोग वहां पर भी जाके खरीदी कर रहे हैं। आपको क्लाउड किचन का आइडिया क्लाउड किचन के बारे में? क्लाउड किचन का मतलब होता है ऐसा एक रूम होता है, वहां पर थोड़े बहुत है ना बनाने के लिए वो सब रखे होते हैं। उनका बिजनेस पूरी इंडिया भर में है, क्लाउड किचन। समझो, उनके पास ना तो खुद का कोई रेस्टोरेंट है, ना तो कोई तामझाम है, कुछ नहीं, एक छोटा सा जगह है, उधर पे मेन्यू बना दिया, और मेन्यू बनाने के बाद में ऑनलाइन के ऊपर लोगों को दे दिया कि भाई आप है ना मेरे वहाँ से ऑर्डर करो। कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि मेन्यू से ऑर्डर आया, ठीक है, बाहर किसी और जगह से बनवाया, अपना पैकिंग करके भेज दिया अपने नाम से। तो आज जरूरत ही नहीं है, आपकी दुकान कहां पर है और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी दुकान फ्रंट में है, या घर पे चला रहे हो, या फिर आप कहां से, कोई मैटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बारे में लोगों को पता है कि नहीं पता। पहले के टाइम पे ऐसा था कि दिखता है वो बिकता है, ठीक है, तो दिखता है वो बिकता है मतलब कि आपको रोड पर चाहिए दुकान। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो बिकेगा, फिर आपकी दुकान पीछे हो, आगे हो, या कहीं पर भी हो, कोई मैटर नहीं करता। एज एग्जांपल सपोज हम जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एज एग्जांपल हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वीवो का, ओप्पो का, या आईफोन हम यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग यूज़ कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने उसकी फैक्ट्री देखी है? नहीं देखी ना, फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। कैसे? सर ब्रांड है, ट्रस्ट है ना, मार्केटिंग दिख रहा है ना मार्केट में। यस सर, मार्केटिंग उनकी हो रही है ना। हम जो घड़ी पहनते हैं, हम जो जूते पहनते हैं, हम जो गाड़ी यूज़ करते हैं, हर चीज़ हमने कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग की देखी हुई है, हमने उसकी ऐड देखी है, हमने उसके बारे में सुना है, हमने कहीं ना कहीं वो पढ़ा है, और इसी कारण से उन चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो किसी ने फैक्ट्री नहीं देखी। तो आज आपकी दुकान कहीं पर भी है, कोई मैटर नहीं करता। आप मार्केटिंग में अगर एक्सपर्ट हो ना, आप मार्केटिंग कंटिन्यूसली कर रहे हो ना, तो आपको ढूंढते हुए लोग पहुंच जाएंगे। तो आज ना फ्रंट में दिखना जरूरी नहीं है, कस्टमर के मोबाइल में दिखना जरूरी है। और सबसे बड़ा आज सोशल मीडिया है। समझो, आज हम बहुत सारे सेशन करते हैं, तो उसके अंदर मैं ना इन चीज़ों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन से बोलता हूँ कि यार लोग है ना बारिश को लाइव दिखाते हैं, ठीक है, अपने कहीं घूमने के लिए आते हैं उसकी फ़ोटो डालते हैं, ठीक है, शादी में कहीं गए मस्त तैयार हुए हैं तो उसके फ़ोटो डाल रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में क्यों नहीं फ़ोटो डालते हो? आप किस चीज़ की प्रोडक्ट की मार्केटिंग, किस चीज़ की प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, उसके बारे में आप क्यों नहीं डालते हो? ज़्यादातर आप देखो, पूरे सोशल मीडिया का इकोसिस्टम आप देखोगे ना, हर बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट बना होगा, लेकिन हर बिजनेसमैन का कंपनी का अकाउंट नहीं बना होगा। राइट सर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार क्या बताना, तो क्या बताना तो क्यों बिकेगा? तो आज के टाइम पर आप अपनी प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ दिखा रहे हो, आपके बारे में लोग कहाँ कहाँ से जान रहे हैं, ये मैटर करता है। तो अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो जगह मैटर नहीं करेगी आज के टाइम पे। आज आप देखो कितने सारे, हम अमेज़ोन के बारे में जानते हैं, ठीक है, अमेज़ोन से हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आपको पता है वो प्रोडक्ट कहाँ से आया है? नहीं आइडिया है। अरे घर से लोग बेच रहे हैं, लोग अपने घर से बेच रहे हैं, अपने घर के ऊपर ऐसा एक कंप्यूटर ले लिया हुआ है और वहीं से वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, वहीं से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वहीं से सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप तक प्रोडक्ट पहुंच जा रही है। मेरे इमिटेशन के ही क्लाइंट है, समझो, उनके साथ में मैं बैठा था, तो इमिटेशन जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, तो मेरे लिए खुद शॉकिंग था। हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो मैंने पूछा सर आपका टर्नओवर कितना है? तो उन्होंने बताया सर मेरा 5 करोड़ का टर्न। बोला चालू का? वो बोला सर अभी ये 2 साल पहले चालू किया है।
मतलब 2 साल में इमिटेशन बेच के 5 करोड़ का बिजनेस, और वो भी हमारी अभी ऑफिस जितनी है ना, इतनी ऑफिस उनकी है। मैंने कैसे सर? बोले सर बहुत बड़ा मार्केट है, हम पूरे इंडिया में बेचते हैं, इवन इंडिया के बाहर से ऑर्डर्स आते हैं। अब समझो, अगर 5 करोड़ का आपको बिजनेस करना है ना, तो आप क्या सोचोगे? एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए, एक बहुत बड़ा इंफ्रा। आज के टाइम पर नहीं मतलब है 5-10 करोड़ का बिजनेस तो आज लोग छोटे से ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं मार्केटिंग के जरिए। तो आप मार्केटिंग कितना बढ़िया करते हो ना, इससे डिपेंडेंट करता है, इससे डिसाइड होता है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आपकी दुकान आगे है पीछे, इसका आज की दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। तो आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग। और मार्केटिंग को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मार्केटिंग कैसे करें, होर्डिंग के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोई ब्रांड एम्बेसडर हम है ना ले नहीं सकते हैं, हम है ना टीवी में ऐड दे नहीं सकते। मैं बोला क्यों ज़रूरी है आपको? सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट करो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करो। समझो, लोग बोलते हैं कि सर हम ब्रांड एम्बेसडर सुपरस्टार को नहीं ले। अरे आप खुद बनो ना। आपके कपड़े की दुकान है तो आप अपने ही फोटो शूट, अपने खुद की फोटो शूट प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के सलमान खान, आप खुद सलमान खान बनो ना। आप खुद अपने ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनो। आप सोशल मीडिया पे अपनी फोटो तो ऐसे ही डाल देते हो, है ना? और क्यों डालते हो वहाँ पे? आपको क्या लगता है आपने एक फोटो डाल दिया तो आप बड़े वायरल? अरे आप वायरल हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस वायरल होगा ना तो पैसा आएगा। मार्केटिंग करो। तो आज है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपकी दुकान आगे है पीछे है या फिर बेसमेंट में है। इससे लेना देना है कि आपकी मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है और कितना रेगुलर है। आपका बिजनेस उसके ऊपर ग्रो करेगा। सर इट्स ऑल अबाउट कि मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना आज नहीं चलेगा, उसके बिना आज नहीं चलेगा। वही ना सर, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल सही बात है। सर हमारे एक क्लाइंट का ये क्वेश्चन दूसरा ये भी है कि बिजनेस में फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने में बिजनेस स्टार्टिंग में इतने एम्प्लॉय हम हायर नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्टार्टिंग से हमें सपोर्ट किया। इसके बाद जब हमारी कंपनी ग्रो होने लगी, हम जब सिस्टम में बैठने का स्टार्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब उनको दिक्कतें आ रही है सिस्टम में लाने के लिए, और उनके कारण बाकी के जो टीम मेंबर है वो भी अब सिस्टम्स वगैरह फॉलो करना नहीं चाहते हैं, और उनके वर्कआउट्स पे भी अब क्वेश्चनिंग आ रही है हमें कि उनके वर्कआउट्स, ये सारी चीज़ें कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर पे इम्पैक्ट हो रही है, उनके वर्कआउट पे इम्पैक्ट हो रही है, और बाकी के टीम मेंबर पे भी इम्पैक्ट जा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? राइट, देखो सबसे पहली चीज़ ना जो एक बिजनेसमैन को समझनी चाहिए वो ये है कि बिजनेस के अंदर आप रिश्तेदारी करोगे तो धंधादारी नहीं हो पाएगा। समझना कि बिजनेस में रिश्तेदारी करोगे तो धंधादारी नहीं हो पाएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि इन चीज़ों को लेके स्ट्रगल करते कि मैंने फैमिली मेम्बर के साथ में बिज़नेस शुरू किया, एंड देन वो फैमिली मेम्बर के कारण अब मेरे बिज़नेस में चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, या तो है ना आप धंधे को लेके रैशनल हो जाओ या धंधा बंद कर दो। अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस बड़ा करो या बंद करो। उसमें मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी, या तो अगर आप बड़ा नहीं कर सकते तो बंद कर दो। ठीक है, तो आपको ना अपने बिजनेस के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि आप बिजनेस को चला रहे हो तो आप उसमें रिश्तेदारी या फैमिली मेंबर के साथ में इमोशन, उन सारी चीज़ों को घर पे रख के आओ, नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अक्सर कर मैंने लोगों को देखा है कि उनका बिजनेस ना ग्रो करने का उनके फैमिली का या उनके कोई रिलेटिव का या उनके ऐसा कोई मेंबर उनके पास में या उनके बिजनेस में इन्वॉल्व है जिनको वो रैशनल होकर बोल नहीं पाते, और जिसके कारण उनके बिजनेस में बड़ा स्ट्रगल आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी का हम काम कर रहे थे, बहुत अच्छी कंपनी थी। एक जनरेशन ने शुरू किया, दूसरे ने बड़ा किया, अभी तीसरा धंधे में आया है। 3 जनरेशन एक बिजनेस में है। तो हो क्या रहा है, जिसने शुरू किया, ठीक है, वो पहली जनरेशन, फिर दूसरे ने जिसने बड़ा किया वो सेकंड, और अभी तीसरा है। तो तीसरा जो जनरेशन है वो पहले वाले का लड़का है, जिसने शुरू किया था उसका लड़का है 3rd जनरेशन, और जिन्होंने बड़ा किया वो उनके भाई भतीजे। तो अब जब बिजनेस में तीनों लोग आए तो समझ में अब ऐसा होने लगा कि भाई अब धंधे का सीईओ कौन बनेगा, मेन डिसीजन मेकर कौन बनेगा। तो जो बिजनेस जिसने शुरू किया था उनका जो लड़का था वो बोले मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने शुरू किया था। और जिन्होंने बड़ा किया था वो बोले हम बनेंगे,
क्योंकि हमने बड़ा किया है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को लेके स्ट्रगल आ रही थी कंपनी के अंदर। हम बैठे, हम तीनों के साथ बैठे, तीनों के माइंडसेट को समझने की कोशिश की। तो समझ में आया कि यार इन लोगों ने ना बिज़नेस को जब शुरू किया था ना, तब बिज़नेस को शुरू करने के टाइम पर इन्होंने एक पॉलिसी नहीं बनाई, और वो पॉलिसी का नाम है फैमिली गवर्नेंस बिजनेस मॉडल। समझना, फैमिली गवर्नेंस बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप जब बिज़नेस को शुरू करते हो और आपको पता है फ्यूचर में आपकी फैमिली मेम्बर आने वाले हैं, तो पहले से ही उनके लिए पूरी पॉलिसी बना दो कि अगर बिज़नेस के अंदर फैमिली में से कोई आ रहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसको मिनिमम कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरा, वो आएगा तो शुरू कहाँ से करेगा, कौन से पोस्ट से वो शुरुआत करेगा। तीसरा, आएगा तो उसकी सैलरी क्या होगी, उसको काम क्या करना रहेगा। और चौथा, वो आएगा तो वो ग्रोथ कैसे करेगा। ये 4 चीज़ होनी ज़रूरी है। पढ़ाई कितनी करेगा, आएगा तो वो क्या करेगा, काम क्या रहेगा, उसका पोस्ट क्या रहेगी, उसकी सैलरी क्या रहेगी, और चौथा उसका ग्रोथ कैसे होगा। ये 4 चीज़ें लीगल फॉर्मेट में डालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं डाली हुई है ना, तो फैमिली मेम्बर के अंदर डिस्प्यूट होता है, और ये डिस्प्यूट बिजनेस को ख़त्म कर देता है। तो ये फैमिली बिजनेस गवर्नेंस मॉडल डालना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको रैशनल होके करना पड़ेगा। जब हम बिजनेस चलाते हैं ना, तो बिजनेस के अंदर हम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं कि आपके बिजनेस के साथ जितने लोग कनेक्टेड है ना, चाहे वो आपका वेंडर हो, चाहे आपका क्लाइंट हो, चाहे आपके टीम हो, चाहे आपके व्यापारी, ये सब लोग आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपके बिजनेस को कोई नुकसान होगा ना, तो इन सभी लोगों की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप एक बहुत बड़ी जवाबदारी लेकर चलते हो, तो आप अपने बिजनेस के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैं मेरे बिजनेस में लेकर आऊँ और सब कुछ को सौंप दूँ। नहीं, वो काबिल नहीं है तो उसको मत सौंपो। आपकी टीम के अंदर पहले आपने किसी फैमिली मेंबर को लिया था क्योंकि आपको भरोसे वाला इंसान चाहिए था, लेकिन आज वो फैमिली मेंबर आपके नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसको जाने दो, उसको निकाल दो, और ये रैशनली होके करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, आप अगर नहीं निकालोगे, आप ये डिसीजन नहीं लोगे, तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल पक्का बंद होगा। आपको रैशनली होके। और दूसरी चीज़, मैंने अक्सर लोगों को ये चीज़ें भी देखा हुआ है कि उनको ऐसा लगता है कि सर अगर हम अपने फैमिली मेम्बर को जिनको लेकर आए उनको हम बात करेंगे कि आप बिज़नेस में से निकल जाओ तो हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। अरे क्यों ख़राब होंगे? धंधा अपनी जगह, रिलेशन अपनी जगह। प्रेम से बात कर लो कि भाई हमने शुरुआत किया था, उस टाइम पर हम सब ने साथ में मिलकर कि अब बिज़नेस को नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और या तो आप ये सिस्टम अडॉप्ट करो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो तो आप उसकी जगह खाली करो, ताकि मैं दूसरे किसी इंसान को लाऊं और वो सिस्टम से आगे बढ़ाए कंपनी को। इसमें रिलेशन खराब होने वाली कहाँ बात। दिक्कत क्या है पता है, हम में से बहुत सारे लोग अज्यूम कर लेते हैं, फैमिली मेम्बर को ऐसा बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। समझना है ना, ये अजम्पशन है। हम बोलते नहीं हैं, हम शर्माते हैं, हम डरते हैं, और ये 2 चीज़ें हमारे धंधे को ख़त्म कर देगी। बिजनेस में ग्रो करना है तो 2 चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। पहला, आपको शर्म कि मैं किसी को बोलूँगा तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा, और दूसरा डर कि अगर मैं इसको ऐसा बोलूँगा तो मेरे बिजनेस में ये तकलीफ आएगी। ये 2 चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपके बिजनेस को डेवलप करना है तो ये चीज़ ना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कितने सारी फैमिलीज के अंदर, कितने सारे बिजनेसेस के अंदर हमने बैठ के ये डिस्प्यूट सॉल्व किया है कि आप सबके साथ बैठो और हम उनके सामने एक मुद्दा रखते हैं, कंपनी को ग्रो करना है और कंपनी को ग्रो करने के लिए ये सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। आप में से जो लोग भी इस सिस्टम के साथ चलने के लिए तैयार हैं वो कंटिन्यू करें, और आप में से जितने लोग लगता है कि भी ये सिस्टम मैं फॉलो नहीं कर सकता हूँ, वो प्रेम से मना कर दें, तो उनके लिए कुछ और प्लान किया जाएगा। और कितने सारे फैमिलीज के अंदर ये सॉल्व करने के बाद उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ। समझो, एक कंपनी का हम काम कर रहे थे, उस टाइम पे उनका अच्छा खासा बिजनेस था, 200-250 करोड़ का उनका बिजनेस था। तकरीबन उनकी फैमिली में से 4-5 लोग थे, ठीक है, चाचा भतीजा सब टाइप के थे। उनके साथ में पहले हम काम कर रहे थे तो सब लोगों को अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन था एक दूसरे को लेके,
कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे तरीके से काम नहीं हो रहा है, मेरे तरीके से काम। हमने सबको बिठाया और सबको बोला सब अपना अपना तरीका शेयर करो। सबने शेयर किया। फिर उसके बाद हमने बताया कंपनी को चलाने के लिए ये तरीका काम आएगा। अब आप जितने भी तरीके बता रहे हो वो सारे तरीके को भूल जाओ, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप सब तैयार हो तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं। आज के टाइम पे तकरीबन उनका 1000 के ऊपर का टर्नओवर है, 1000 करोड़ का उनका टर्नओवर है। सिर्फ एक चीज़ को चेंज किया, इंटरनली डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया। मुझे क्या अच्छा लगता है ना मैटर नहीं करता है, कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है वो मैटर करता है, और वो सबको करना पड़ेगा। और ये डिसीजन ना उसका लीडर ही ले सकता है। जब तक एक लीडर है ना इन चीज़ों को लेके स्ट्रांग नहीं होगा कि मेरे को कंपनी ग्रो करना है और कंपनी को ग्रो करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ मैं करने के लिए तैयार, जब तक ये स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेता है ना उस कंपनी के अंदर कभी चेंजेस नहीं आ पाएंगे। अक्सर क्या होता है पता है, अभी अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी सोसाइटी के अंदर एक पर्सन है, तो उन्होंने अभी एक छोटी सी दुकान चालू की, नाश्ते की दुकान चालू की, ठीक है। तो उन्होंने फंडिंग अपने बड़े भाई से ली है। तो बड़े भाई से फंडिंग ली है तो दुकान चालू हुआ, तकरीबन 6 महीने हुआ। तो उनके भाई हर रोज़ आके पूछते हैं आज कितना बेचा, आज कितना किया, है ना। अब वो बाहर से देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है उनको उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो हर चीज़ को कैलकुलेशन कर रहे हैं पैसे में। तो आके क्या बोल रहे हैं 2 दिन पहले, बोले देख धंधा नहीं बढ़ रहा है तो बंद कर दे। अभी ये जो है ना इनको पता है ना इंटरनली कि सारी चीज़ें कैसी हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। इनको पता है, उनको नहीं पता है। अब ये उनको बोल नहीं पा रहे। तो मुझे बुलाया था कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या करें। मैंने बोला बिठाओ साथ में मिलके बैठ के डिस्कशन करते हैं। बोले मेरे बड़े भैया है ना, तो मैं बड़े भैया को बोलने जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा वो फील होता है कि भाई मेरे बड़े भैया को मैं कैसे बोलूँ। और हमारे हिंदू समाज में तो वो है कि बड़ा भाई मतलब बाप के समान, ठीक है। तो कैसे उनसे ऊंची आवाज़ में। मैं बोला यार पहली चीज़ तो रिलेशन को घर पे रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये धंधे को बड़ा करना है तो क्लियर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। मन में मत रखो आप मेरे साथ कैसे खुल के बात कर रहे हो, उसी तरीके से आपको बैठ के बात करना पड़ेगा। मैंने बोला आप बिठाओ भैया के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं कि भाई 2 चीज़ है, या तो धंधा शुरू करना, धंधा शुरू किया है तो ग्रो करने के लिए इतना समय दो, या फिर धंधा बंद कर दो। 2 में से एक चीज़। अगर आपको लगता है कि भाई धंधा मैं नहीं चला पा रहा तो आप चलाओ, आप ग्रो करो, या तो मेरे को मेरे हिसाब से काम करने के लिए परमिशन दो। ये जब तक क्लियर बातचीत नहीं होगी ना तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और ये हमारे सच में हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ये बहुत बड़ा एक मिस गैप है, जिसको हम कहते हैं कि हमें ना शर्म के कारण या फिर लाज लिहाज के कारण हम अपने से बड़े लोगों के साथ खुल के चर्चा नहीं कर पाते, और उसका असर लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। समझो वो बहुत अच्छा अभी किसी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक कोट लिखा था ऑपरेशन थिएटर के बाद कि अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। समझ रहे, यही चीज़ होता है। आप है ना जब ओपनली खुल के डिस्कशन नहीं करोगे ना तो आपको ना फ्यूचर के अंदर बाद में एक बहुत बड़ा पछतावा होगा कि काश मैंने उस टाइम पर ये चीज़ें कर ली होती। तो वो पछतावा क्यों बाद में करना, अभी उसका सॉल्यूशन ले आओ ना, अभी डिस्कशन कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सोचो तो सही। कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। हम है ना एक अननोन सा डर से पहले से पीड़ित होते हैं। हम डरते बहुत हैं इन चीज़ों को लेके कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक किताब पढ़ना शुरू की है। किताब का बहुत अच्छा टाइटल है पावर ऑफ लेटिंग गो, है ना, लेट गो करने की शक्ति। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। बोले मैं जहाँ काम करता था, जहाँ जॉब करता था, एक दिन सडनली वहाँ उनके जो बॉस के जो पीए हैं उनका मुझे फ़ोन आया। बोले मैडम बहुत गुस्से में है और तुमसे मिलना चाहते हैं। तो बोला कि यार जब उसका फ़ोन आया तो मैं घबरा गया। तो मैंने है ना सीखा था, हिंदू धर्म के वेद पुराण से सीखा था कि भाई कैसे है ना अपने सांसों के ऊपर अपने को कंट्रोल रखना, मतलब अपनी ध्यान बनाए रखना। हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम अपने सांसों के ऊपर अपने नज़र बनाते हैं। तो उसने बोला कि मुझे ना कुछ नहीं सोचना, सिंपल सा है, मैं गाड़ी ड्राइव करते जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ।
मेरे दिमाग में मुझे थॉट ही नहीं लाना है। क्या होता है, एज एग्जाम्पल मानो कि अभी आपके किसी क्लाइंट का फ़ोन आया कि क्लाइंट ने आपको बुलाया है और बड़े गुस्से में है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज चलते हैं। क्यों गुस्से में होगा, क्या हुआ, कैसे होगा, क्या करेंगे, अगर उसने ये बोला तो हम ये बोलेंगे, हम तैयारी करना शुरू करते हैं। उसने बोला मैं कोई तैयारी नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा अपनी सांसों पर ध्यान लगाऊंगा और आराम से मैं जाऊंगा, बात करूंगा। वो गए उनके पास में बातचीत करने के लिए, तो इसने कुछ नहीं सोचा, वो बोल रहे थे, आराम से वो सुन लिया, शांति से अपनी सांसों पर ध्यान लगा के शांति से सुन लिया। और सुनने के बाद में धीरे धीरे उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो गया, और गुस्सा ठंडा होने के बाद हेल्दी बातचीत हुई, सॉल्यूशन हुआ, आगे बढ़ गए। बोले अगर मैंने अपने दिमाग का आपा खो दिया होता ना, तो हो सकता है कि जो मेरी बॉस गुस्से में थी ना, उसके साथ कोई ऐसी मेरी बहसबाजी हो जाती कि चीज़ें और बिगड़ सकती है। तो अक्सर कर क्या होता है, हम ना ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। मैं पापा से ऐसा बोलूँगा तो पापा यार क्या बोलेंगे, पापा ऐसा बोलेंगे, पापा ऐसा बोलेंगे, हो सकता है पापा कुछ ना बोले, हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है। मैं मेरे भाई से ऐसा बोलूँगा कि यार ऐसा ऐसा, तुम भाई ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूँगा, हो सकता है भाई कुछ ना बोले। एक बहुत अच्छी चीज़ किसी ने कही थी कि हम जितनी चीज़ें सोचते हैं ना, जितनी चीज़ें सोचते हैं, उसमें से 90% या 95% कभी चीज़ें वो होती ही नहीं है। 90-95% चीज़ें कभी होती ही नहीं है, लेकिन हम ना ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। तो आपकी फैमिली मेंबर के कारण आपके बिजनेस में कहीं पर कोई तकलीफ आ रहा है, बैठ के डिस्कशन कर लो, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, रादर देन ये सोचते हुए कि अगर मैं बोलूँगा तो ऐसा सोचेंगे, ये मेरे बारे में कहेंगे, वो मेरे बारे में। ऐसा कर करके आप कभी उनसे डिस्कशन ही नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ पता है, अक्सर कर आप देखोगे ना, ये चीज़ें आपने महसूस की होगी। आप कभी किसी के साथ में कुछ चीज़ बोलने के लिए सोच रहे थे, आप किसी के बारे में या किसी से कोई डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे, आप नहीं कर पाए। फिर काफ़ी समय के बाद में आपने उनको बोला कि मैं आपको उस टाइम पे ऐसा बोलना चाहती थी, लेकिन सोच रही थी बोलूँगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा। बोले मेरा क्या रिएक्शन होगा यार, तुमने पहले बोला था, इसका सॉल्यूशन पहले आ गया होता। तब हमें ऐसा सोचा, अरे यार सोचने में मैंने इतना साल निकाल दिया, ये 2 मिनट का काम जो है, ये तो मैं 4 साल 5 साल पहले भी कर सकती थी और रिएक्शन इनका यही आता। लेकिन ओवर थिंकिंग के कारण हमने 4 साल निकाल दिए। तो वो ओवर थिंकिंग है ना, वो ओवर थिंकिंग एक इंसान को बहुत डरा देता है और उसके कारण बहुत नुकसान होता है। तो बेटर यही है, आपके फैमिली मेम्बर के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस के अंदर अब चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, उसके साथ ओपनली डिस्कशन करो। हो सकता है उसका भी मन हो कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे कोई दूसरा ऑप्शन मिले, मैं उधर चला जाऊं। लेकिन हो सकता है वो भी आपसे ये ना बोल पा रहा, जैसे आप बोलना चाहते हो आप नहीं बोल पा रहे हो सकता है उसके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज हो, लेकिन वो भी ना बोलना पा। बेटर ये बैठ कर डिस्कशन कर लो, सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो बातचीत, मैं हर बार एक चीज बताता हूँ, जहां जितनी बातें ज्यादा वहां उतनी प्रॉब्लम कम। समझना, जहां जितनी बातें ज्यादा वहां उतनी प्रॉब्लम कम, और जहां जितनी बातें कम उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। तो अधिकतर ना हमारी जो प्रॉब्लम आने का जो कारण होता है ना, वो बातचीत बहुत कम। आज फैमिली में, रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि बातचीत कम हो रही है, और रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बातचीत कम हो रही है, धंधे में काम कम हो रहा है, बातचीत कम हो रही है। आप समझो ना, अभी हमने एक कंपनी का काम स्टार्ट किया और उनके वहाँ पर टीम की मीटिंग में ले रहा था। तो मैंने पूछा, सर ये कौन सी मीटिंग है, मतलब ये ऐसी कितनी मीटिंग और भी हो रही है। बोले सर 25 साल में पहली बार, पूरी टीम के साथ बिठा के 25 साल में पहली बार ऐसी मीटिंग हो रही है। मैं वही सोच रहा था, यार 25 साल तक धंधा कर कैसे रहे लोग। तब समझ में आया कि ये लोग धंधा कैसे कर रहे हैं। टीम ऐसा सोच रही, हम अच्छा कर रहे हैं, बॉस ऐसा सोच रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं। टीम ये सोच रही है बॉस खराब है, बॉस सोच रहा है टीम खराब है। लेकिन दोनों बैठ के कभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कशन नहीं करते हैं कि भाई गलत क्या हो रहा है, इसको सुधारा जाए। और इसको समझने में कितने साल लग गए? 25 साल लग गए। मैंने उनको पहला टास्क दिया कि सर आज से आप है ना पूरी टीम के साथ में बोलो कि हर हफ्ते हम इस दिन वीकली मीटिंग करेंगे, और वीकली मीटिंग के अंदर 3 चीजें हम डिस्कशन करेंगे। पहला, पूरे हफ्ते में पूरी कंपनी में क्या अच्छा हुआ। दूसरा, पूरे हफ्ते में पूरी कंपनी में क्या खराब हुआ। और तीसरा, कि
अगले हफ्ते में हम क्या क्या नया सुधार करेंगे, क्या क्या हमारे नए प्लान्स होंगे। ये 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा करो, आपके लगभग 90% प्रॉब्लम सॉल्व। तो लोग है ना, पिक्चरों की बातें हो जाएगी, पॉलिटिक्स की बातें हो जाएगी, दूसरों की गप्पेबाजी हो जाएगी, दूसरे की बुराई हो जाएगी, है ना, दुनिया भर की बातें करेंगे। मेन मुद्दे की बात होती नहीं कि हमारे बिजनेस में ये चैलेंजेस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो बातचीत करेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। सर आपने बिल्कुल सही कहा, कहते हैं ना ओवर थिंकिंग स्वीट पॉइजन है, कब Exactly. खत्म करेगा आपको पता भी नहीं नहीं पता, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात है। सर। और एक ये बहुत अच्छी चीज़ पता चली फैमिली गवर्नेंस मॉडल के ऊपर कि वो पहले से ही हम बना के रखें ताकि फ्यूचर में जितना भी हम एक्सपांड करें हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं उसमें फेस हो। देखो ये बिजनेस मॉडल जो है ना, फैमिली गवर्नेंस मॉडल, ये नेट का काम करता है। जैसे मानो कि आपने भी देखा होगा, जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो आजू बाजू नेट लगाए जाते हैं। जी सर। और उसका कारण ये होता है कि ऊपर से कुछ चीज़ गिरे ना, तो वो नीचे तक ना पहुंचे, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो कपची हो, चाहे इंसान हो। तो ये फैमिली गवर्नेंस मॉडल जो है ना, वो आपके रिश्ते जो है ना नीचे सबसे ज़्यादा होते हैं, जो आपके ग्राउंड में होते हैं, उसके ऊपर नेट लगा रहता है कि आप ऊपर से गिरोगे भी ना तो आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे। वो नेट जो है ना, गवर्नेंस मॉडल जो है ना, वो आपके रिश्ते बचा लेगा। तो ये जहाँ पर ये समझो ना, ये नेट नहीं लगा है ना, वहाँ पर बिजनेस में डिस्प्यूट के बाद रिश्तों में भी डिस्प्यूट आता ही है। तो इसलिए कहते हैं बिजनेस को बिजनेस की जगह रखो, रिलेशन को रिलेशन की जगह रखो। आज समझो बहुत जगह पर ये सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम घर पे बिजनेस की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, घर पर बिजनेस की बातें नहीं करते हैं, घर पे हम फैमिली की बातें करते हैं। धंधे में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत अच्छा, मैं किसी की वीडियो देख रहा था, हस्बैंड वाइफ दोनों है ना बिजनेस को चला रहे थे, बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे थे, बहुत बढ़िया उनका बिजनेस का मॉडल था। तो उनको पूछा किसी ने कि सर आप अपनी बिजनेस लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन करते हो। बोले हमने ऑफिस छोड़ा ना, तो हमारा ऑफिस का बॉस और ऑफिस का जो सारी चीज़ें ना वो ऑफिस में रख दिया। हम घर पे आए तो हस्बैंड वाइफ, फिर हमारे धंधे की बात है या काम की बातें हम ऑफिस में या घर पे नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये मेंटेन कर सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से ना आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाओगे। आप लगभग हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आ पाओगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आप है ना हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ को लेके चलते हो, या तो बिजनेस या तो फैमिली का मैटर आप ऑफिस ले गए तो भी बिगड़ेगा, ऑफिस का मैटर आप घर पे ले आए तो भी बिगड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है ना कि कम्युनिकेशन आप रखो और आप अपने बिजनेस की बातें ना बिजनेस में करो। पॉसिबल है कम्युनिकेशन के द्वारा। सर हमारे क्लाइंट का एक और क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए टीम मेंबर है, अब टीम मेंबर कई बार क्या होता है कि अंदर अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं ना कि कंपनी के ऊपर नेगेटिव हो जाते हैं और कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि हमें पब्लिकली उनके ऊपर गुस्सा होना पड़ता है या ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो भी फिर बैकएंड में ऐसा करते हैं कि कस्टमर के सामने वो भी गुस्सा हो जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ें करते हैं जिससे कस्टमर हमारा टूटता है और अंदर का एनवायरनमेंट जो कंपनी का है वो खराब हो जाता है। तो उस बेसिस पे हम क्या करें जिससे टीम मेंबर को समझ में आए कि ये चीज़ें गलत हो रही है, कस्टमर के सामने एटलीस्ट नहीं करना है, उनको समझाया जाता है, फिर भी वो सीधा बोल देते हैं कि आप करते हो तो हमें भी करना हो जाता है, हमारे से भी हो जाता है। तो उस चीज़ों को हम कंट्रोल कैसे करें एज ऑनर? देखो ये है ना, ये पूरा का पूरा सिचुएशन है कंपनी का कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कंपनी में कैसा कल्चर बनाते हो। एज एग्जांपल समझो, आपका बच्चा गाली दे रहा है तो उसने कहाँ से सीखा, फैमिली में से, है ना। तो सिंपल चीज़ है, आपकी टीम का बंदा अगर बाहर आपके क्लाइंट के साथ में कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपसे हुई है, या आपकी कंपनी में ऐसी कोई प्रैक्टिस हो रही है या ऐसा कल्चर है कि जहाँ से ये, देखो सिंपल सा है, आपने एक आपके बच्चा है, एक बार उसने आपके वहाँ से चोरी की, सपोज आपकी जेब में से बिना बताए आपको पैसा निकाले, आपको पता चला और आपने सोचा ठीक है यार बच्चा है चलेगा। आपको तो चलेगा, आपको पता है आपने बच्चे को क्या मैसेज दिया, इट्स लीगल। आज उसने आपके जेब से निकाला, आपने कुछ नहीं बोला, कल वो दूसरे के जेब से निकालेगा और उम्मीद करेगा कोई ना बोले। क्यों? मेरे पापा ने नहीं बोला। मेरे पापा ने नहीं बोला तो सही है ना, फिर गलत कैसे हुआ? तो वो है ना धीरे धीरे यहीं से चोरी की शुरुआत करता है।
तो आपकी टीम के अंदर आपका बंदा कहीं पर भी कुछ भी गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैकएंड में जाओगे ना, तो उसकी शुरुआत आपके या आपकी टीम से या आपकी कंपनी के कल्चर से हुई है। एज एग्जाम्पल, मैं मेरी टीम के अंदर एक कल्चर डेवलप कर रहा हूं कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल, ठीक है। तो मुझे मेरी टीम की रिस्पेक्ट करनी है, तभी मेरी टीम मेरे क्लाइंट की रिस्पेक्ट करेगा। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ चेक करता रहा हूँ अपने आप को कि मैं कहीं पर मेरी टीम की डिसरिस्पेक्ट ना करूँ, ताकि वो रिएक्शन क्लाइंट के साथ में सेम आए। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर कि आप अपनी कंपनी के अंदर कैसा कल्चर डेवलप कर रहे हो। और अक्सर मैंने देखा है कि जो छोटे बिजनेसेस एमएसएमई में हम जो काम कर रहे हैं ना, वहाँ पर इन चीज़ों को अभी भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अभी भी इन चीज़ों को है ना समझा नहीं जा रहा कि कल्चर बहुत ज़रूरी है। और ये कल्चर का मतलब क्या होता है? कई बार लोग बोलते हैं सर कल्चर का क्या मतलब होता है, कल्चर कैसे डेवलप करें? तो कल्चर का मतलब मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ कि आपके वहाँ पे जो नियम आपने बनाए हैं ना, वो नियम आपकी कंपनी के अंदर अच्छे हैं कि नहीं हैं, वो नियम आपकी कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा, दैट इज कल्चर। एज एग्जांपल, मानो कि आपने अपने टीम के अंदर बनाया कि भाई हम सबको अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, ठीक है, दैट इज कल्चर। आपने अपनी टीम को बताया हम सब टाइम पर आएंगे, दैट इज कल्चर। आपने अपनी टीम को बताया कि हर एक इंसान को, चाहे मेल हो फीमेल हो, छोटा या बड़ा, सबको रिस्पेक्ट देनी है, दैट इज कल्चर। हमारे वहां पर ये चीज अगर मानो कि आपने डेवलप की हुई है कि भाई किसी की भी हेल्प आपको करनी रहे तो आप करो, कोई आपसे हेल्प मांगे तो आप उसको अवॉइड मत करो, दैट इज हेल्पिंग कल्चर। हमें मानो कि हमारी कंपनी के अंदर हमने डेवलप किया है भाई, क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अगर आपको अपने आप को कस्टमाइज करना है, करो, दैट इज हेल्पिंग कल्चर। तो ये सारा कल्चर है, ये सारी चीजें ना आपकी कंपनी के अंदर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने कैसा बनाया हुआ है आप देखोगे ना, तो मैं बहुत सारी कंपनी के अंदर हम कंसल्टिंग करते हैं ना, तो देखा हुआ है कि वहाँ के जो लोग हैं ना तो बॉस को इज्जत देते हैं, ना तो एक दूसरे के अपने कलीग्स को इज्जत देते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि बॉस ने कभी ये चीज़ नहीं बताई कि भाई हमारे वहाँ पर रिस्पेक्ट कल्चर है। टीम टाइम पर आती है या नहीं आती है कोई लेना देना नहीं है। कैसे? बॉस ने नहीं ये चीज़ बताई कि हमारे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, टाइम पर आना इम्पॉर्टेंट है। लोग कुछ भी कपड़े, आज अब समझो, मैं बहुत सारी जगह पर देखता हूँ तो फीमेल्स होते हैं या मेल्स होते हैं, ठीक है, फैशनेबल कपड़े ऐसे पहन के जाते हैं जैसे वो पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। ये किसने अलाउ किया? बॉस ने अलाउ किया। आपने अपनी टीम को ये नहीं बताया कि भाई हमारे वहाँ पर हमें कैसे कपड़े पहनकर आने हैं। तो ये कल्चर आपने डेवलप आपने किया। तो ये फ्यूचर के अंदर अगर ये बिगड़ रही है तो चीज़ें आपका सबसे पहले शुरुआत आपने की वहाँ से। तो आपकी टीम के अंदर जो चीज़ भी गलत हो रही है, जाने या अनजाने में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बॉस ने खुद की है, कंपनी के ऑनर ने खुद की है। याद रखना, एक छोटा बच्चा होता है ना, भले वो पैदा कहीं पर भी हुआ, जैसे माहौल में रहेगा ना वैसा ही सीखेगा। एज एग्जांपल समझो, एक बच्चा अगर कोई अलग जगह से, सपोज हम गुजरात में बैठे हैं, कोई महाराष्ट्र के पर्सन का बच्चा है, अगर पैदा हुआ, उसको लाके गुजराती माँ बाप अगर उसको पाले तो आपको क्या लगता है वो क्या सीखेगा बचपन से? गुजराती। और गुजराती के बच्चे को मानो अगर कोई उड़ीसा का इंसान पाले तो उड़ीसा ही सीखेगा। कैसे? है तो वो गुजरात का ना, तो उड़ीसा कैसे सीखेगा? वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ों में बड़ा हुआ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके वहाँ पे जो इंसान ना इतना बिगड़ा हुआ है या जो इंसान आपके वहाँ पर ऐसी गलतियाँ कर रहा है, वही बंदा जब ऐसी कंपनी में जाता है ना जहाँ पे कल्चर बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ, अपने आप सुधर जाता है। कैसे? वहाँ का सिस्टम है। कितने लोगों को आपने ऐसे कहते हुए सुना होगा, सर हमारे इंडिया के अंदर हम पानी की बोतल पीने के बाद ऐसा फेंक देते हैं, लेकिन वही इंसान दुबई में जाता है तो पानी की बोतल पीने के बाद फेंकता नहीं है। क्यों पता है? वहाँ पे दंड हो जाता सीधा वहां पे, क्योंकि पता है कि मैं इधर फेंकूंगा तो मेरा पैसा गया। दैट इज कल्चर, दैट इज कल्चर। तो आप अपनी कंपनी का कल्चर कैसा बना रहे हो ना, कैसा सिस्टम आपने डेवलप किया है और कैसा उसके ऊपर आपने टीम की ट्रेनिंग की है,
ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो बंदा है, आपकी टीम है ना, वो क्लाइंट के साथ में कैसे पेश आएंगे। आपकी कंपनी में कुछ भी चीज़ बिगड़ी हुई है ना, उसकी पूरी की पूरी 100% जवाबदारी ऑनर की खुद की है। तो जब तक ऑनर इन चीज़ों पर काम नहीं करेगा ना, टीम अपने आप कोई भी चीज़ नहीं करेगी। कई बार मैंने देखा हुआ है, कहीं का अच्छा बढ़िया परफॉर्मर बंदा एक ऐसी कंपनी में आता है जहाँ का कल्चर ख़राब है, वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। और कई बार ऐसा एक डाउन परफॉर्मर वाला बंदा जब अच्छी कंपनी में आता है, उसका परफॉर्म अपने आप बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? कल्चर एंड संगत। जैसे लोगों की संगत आप करोगे ना, आपके विचार, आपके व्यवहार वैसे ही होंगे। तो आपकी कंपनी के अंदर आप कैसा कल्चर डेवलप कर रहे हो, इससे डिसाइड होगा कि भी आने वाले समय के अंदर आपकी टीम आपके क्लाइंट के साथ में कैसा व्यवहार करेगी। तो पूरी की पूरी जवाबदारी एक ऑनर की खुद की है, और उसको मानना पड़ेगा कि भाई ये गलती मेरी है, और जब तक वो मानेगा नहीं तब तक इसके ऊपर वो सुधार कभी नहीं कर सकता। सो कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर में बड़े होते हैं जिन्होंने सिस्टम बनाई होती है, वैसे ही बिल्कुल, आप समझो ना, आपने मतलब किसी को आप पैर छूना कहाँ से सीखा? घर में बड़े करते हैं। सिंपल सा है। आज के बच्चे जो नए आ रहे हैं ना, तो जो है ना, वो पैर छूने वाला कल्चर चला गया। पहले के टाइम पे पैर ना अंगूठा पकड़ के छूते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे घुटना आया, अब तो ऐसे ही कर देते हैं, है ना। अब वो भी छोड़ के हाय अंकल, ये कहाँ से आया? ये सब माँ बाप ने सिखाया है कि अंकल को हाय बोलो। अब आप है ना पैर नहीं छूने के लिए बोलते, हाँ बच्चे को बोलो पैर छूने के लिए, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। मतलब मान सम्मान देना मतलब बड़े के पैर छूना, है ना। तो ये कल्चर है पूरा। ये आप फैमिली में ले लो या बिजनेस में ले लो, हर जगह पर ये कल्चर कैसा बना हुआ है और क्या सिखाया जा रहा है टीम को या अपनी फैमिली मेम्बर को, उससे डिसाइड करें कि फ्यूचर के अंदर वो चीज़ें कैसे रिएक्ट करेगा। सो कल्चर मैटर करता है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, कल्चर मैटर करता है। और आज इंडिया भी है तो वो अपनी कल्चर की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, टाइम है, खत्म है ना? ओके सर, आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया सर। बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे क्लाइंट के, कन्फ्यूजन्स भी थे, और वो चाहते थे कि आप उनको गाइड करो, आप उनकी चीज़ों को सॉल्व करो। इवन हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी चाहती है कि बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स आते हैं, तो हम उनमें से भी चाहते हैं कि आप सॉल्व करो। इसीलिए हम आज लेके आए थे कि उनको सॉल्यूशन मिले, उनका बिजनेस ग्रो हो, और कहीं पे भी दिक्कतें आए तो वो और भी क्वेश्चन करे, तो हमें और भी मज़ा आए उनकी चीज़ों को सॉल्व करने में और उनको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप में से और भी जितने लोगों के आपके बिजनेस को लेके या आपकी किसी चीज़ को लेके आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट के अंदर ज़रूर उस क्वेश्चन को पूछिए। हम यूट्यूब के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब दें। थैंक यू सो मच।